सावधान, मास्क पहनिए। अब गर्मी में वायरस सांसों से स्प्रे की तरह फैल रहा है। देश में ऑक्सीजन इमरजेंसी है। हर कोने से आवाज उठ रही है, प्राण बचा लो सरकार। जिसको लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश में कोरोना के मामले में लगातार तेजी आ रही है। अस्पतालों के बेड फुल हैं, मरीजों को इलाज के लिए जूझना पड़ रहा है। इस बीच राज्य एक के बाद एक कोरोना से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं। आज दिल्ली के बाद खबर आई कि यूपी के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर नगर के लिए यह आदेश दिया गया, लेकिन यूपी सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ देश में ऑक्सीजन, वैक्सीन और रेमडेसिविर को लेकर सियासत तेज है। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र में ऑक्सीजन को लेकर पहले ही आर पार वाली स्थिति बनी हुई है। लेकिन आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ऑक्सीजन की कमी की शिकायत की और केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की भारी कमी है। तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उन पर पलटवार किया। के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हजार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग खत्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है, रेमडेसिविर दवाई की खासकर काफी कमी हो रही है। देखिए, ये मैं कह रहा हूँ, ये सब जो है राज्य सरकारों को भी आज से पहले नहीं पता था क्या? आज यकायक जब ये सर पर आ गई है तब सारे राज्य जो है जागे हैं। खासकर दिल्ली का तो मैं कहूँगा हमको 10-15 दिन से पता है कि स्थिति खराब है, स्थिति नाजुक है। आप 100 करोड़ के इश्तहार दे रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा कि इन्होंने कोई डिमांड की हो इसके पहले ऑक्सीजन की। भाई, सरकार का काम उस समय की स्थिति को केवल संभालना नहीं होता, आगे का भी देखने का होता है। ठीक है, मालूम है इसमें वोट नहीं पड़ेगा, इन लोगों को चिंता नहीं है किसी चीज की। इनको इंसान में जिंदगी नहीं दिखती है, केवल वोटर दिखता है और इनके कोई फर्क नहीं पड़ता इन जैसी सरकार को। लेकिन मैं पहले बता रहा हूं कि अगर इन्होंने दिमाग लगाया होता और सही में देखा होता तो पहले से पता होता किन किन चीजों की आवश्यकता है। हो सकता है पीछे से कमी हो, लेकिन आप तो तैयारी करते ना उसकी। जी हां, संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता और स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे, जिन्होंने दिल्ली सरकार को 15 सालों तक चलाया। जी हां, आगे बढ़ते हैं। जहां एक तरफ और बीजेपी शासित राज्य केंद्र पर कम ऑक्सीजन देने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं उन राज्यों के मंत्रियों का कहना है कि ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। No dearth of oxygen, but there are some logistical issues which we are sorting it out. In couple of days we will sort this out. We have called a meeting under our industry minister, all the producers and also who are the suppliers of oxygen. We have called a meeting today evening at 5:30. लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5000 लीटर्स के जंबो सिलेंडर लखनऊ भेजे हैं। राजनाथ सिंह के निर्देश पर डीआरडीओ की मदद से लखनऊ के अस्पतालों में इन ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई होगी। जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार केंद्र पर कम ऑक्सीजन देने का आरोप लगा रही है, वहीं महाराष्ट्र के अंदर भी इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। नागपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डीएम के ऑफिस का घेराव किया और उनके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नागपुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ साथ बेड्स और रेमडेसिविर की भी भारी किल्लत और महाराष्ट्र की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार में जो हेवीवेट मंत्री है वो अपने अपने जिलों में 3-3 टाइम ज्यादा दवाइयां लेके जा रहे हैं। मेरे पास ऑर्डर्स है
मुंबई की ऑर्डर है, ठाणे की ऑर्डर से एक ही महाराष्ट्र में जब एक साइड 3 टाइम ज्यादा दवाई दे रहे, एक पेशेंट को 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रहे, उनको और देना चाहिए, हमारा कोई कहना नहीं है। लेकिन विदर्भ में 3 दिन से लोग मर रहे, 3 दिन से फ्राइडे से कोई वहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं आया, टोसे नहीं आया, कोई इंजेक्शन नहीं है। पूरे विदर्भ में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन, टोसी और ऑक्सीजन देने की व्यवस्था करना चाहिए, नहीं तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। सरकार अभी भी दखल ले, हम लोग कोई भी आंदोलन के रूप में, तीव्र आंदोलन के रूप में नहीं है, हम कलेक्टर के सामने बैठे हुए, कलेक्टर और सरकार दखल ले और तत्काल सभी चीजों का, सभी दवाइयों का यहाँ पे आवंटन करे और हमारे नागपुर और विदर्भ को बचाइए। जी हाँ, ये महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री हैं चंद्रशेखर बावनकुले। शायद ये जिस बात की मांग कर रहे हैं, 5 साल इन्होंने महाराष्ट्र में राज किया। जी हाँ, और ये नागपुर से ही आते हैं और यहाँ पर अगर इनसे पूछा जाए कि आपकी सरकार ने क्या किया था तो शायद जवाब न मिले, क्योंकि ये सियासत है। जी हाँ, सियासत सिस्टम दम तोड़ रहा है। जब सिस्टम दम तोड़ रहा है तो विरोधी नेता इसी तरह से आवाज उठा रहे हैं, ये अपनी बगले झांक रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि जब इनका शासन था तो इन्होंने इन सेवाओं पर क्यों नहीं ध्यान दिया। आइए बढ़ते हैं अपने देश के सवाल की ओर। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विश्वास पाठक है, हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता संजय द्विवेदी, हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में डॉक्टर मनोज कुमार, हमारे साथ जुड़ेंगे अनुज अत्रे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ेंगे राजेश गुप्ता साहब जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले विश्वास पाठक जी के पास चलते हैं। विश्वास जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, तो मेरा पहला सवाल आपसे, सरकार में आप लोग भी रहे हैं, 5 साल आपने महाराष्ट्र की सरकार चलाई, आपके नेता को अभी मैं देख रहा था विश्वास जी, बड़े जोर जोर से चिल्ला कर कह रहे थे नागपुर में कमी है। काश कि आप ही ध्यान दे दिए होते तो मुझे ऐसा लगता है ये चीख पुकार नहीं होती। देखिए, नवंबर 2018 तक हमारी सरकार थी, कोविड उसके बाद में आया। ये जो विषय चल रहा है, कोविड आने के बाद में सेकंड सर्ज आने वाली है, महाराष्ट्र सरकार को मालूम थी। अगर सेकंड सर्ज आने वाली तो बेड, पीपीई किट्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन की सप्लाई, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाना, ये सब चीजें करना अपेक्षित था। उसी माध्यम से चंद्रशेखर बावनकुले साहब ने यही कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया, यहाँ पर नियोजन का अभाव है। देखो, चीजें कम नहीं है, महाराष्ट्र की सरकार को एक आदत ही पड़ गई है। पहले उन्होंने कहा कि हमें जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सरकार नहीं चला पाते हैं। फिर उन्होंने फिर वैक्सीन का उन्होंने नाटक किया। फिर वैक्सीन का जब सप्लाई बराबर था, उन्होंने 6 लाख वैक्सीन तो वेस्ट कर दी, 3 लाख वैक्सीन तो उनकी रिजर्व में थी। जब वैक्सीन का विषय खत्म हो गया, उन्होंने रेमडेसिविर का विषय चालू कर दिया। 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों में दे दी, वाहवाही लूटने के लिए 6.5 करोड़ जो वैक्सीन थी विश्वास जी, वो आपने बाहर बांट दी। वो बांटी नहीं, देखिए, वो डिप्लोमेसी का विषय है, वो ग्लोबल लीडरशिप का विषय है। जिस दिन बाहर, देखो, उसी के कारण जिस दिन बाहर में वैक्सीन का सप्लाई बढ़ जाएगा, ये सभी लोग हिंदुस्तान को वैक्सीन देंगे। जहां पर डिप्लोमेसी का सवाल है और पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल है, वो भी करना जरूरी था, क्योंकि इकट्ठा सब वैक्सीन हम उस समय तो लगाने वाले नहीं थे। वैक्सीन को हमने WHO के रूल के हिसाब से फेजेस पे देने का बंदोबस्त किया। पहले 60 इयर्स के ऊपर, उसके बाद 45 साल के बाद में जिसको कोमॉर्बिडिटी है, ऐसा करके करे। आज हमारे जो गुलेरिया जो है और प्रधानमंत्री है, इनकी जो स्ट्रेटेजी है पूरा देश मान रहा है। आज सेकंड सर्ज में जो 45 इयर्स एंड अबव लोग है, उनकी डेथ कम क्यों है? उसका कारण यही है कि हमने उनको वैक्सीनेट किया। जो कुछ भी हो रहा है बड़ा साइंटिफिक वे से हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, हमारे नितिन गडकरी ने नागपुर में, वहां से विशाखापट्टनम से, भिलाई से काफी बड़े पैमाने पे विदर्भ के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई प्लान किया है। मेरे ख्याल से इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विश्वास जी, आपकी एक बात की तारीफ करनी होगी, आपने एक बात को बड़ी संजीदगी से कहा है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भी आग्रह करूंगा कि इस समय हम संयम और दोषारोपण से बचें और मिलजुल कर कोरोना को हराने के लिए हम सब एक साथ हों। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आप लोगों का आरोप है कि केंद्र ने आपके हिस्से का ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को दे दिया है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल इस वक्त ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की राजनीतिक बयानबाजी कोई भी करे, ना हम करना चाहते। हमारी रिक्वेस्ट ये है माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, कि जो ऑक्सीजन दिल्ली को चाहिए उसको वो पूरी की तरह हमारे लिए व्यवस्था करे, क्योंकि दिल्ली के हालात इस वक्त काफी खराब है। हम उस किस्म की सरकार नहीं है जो झूठ बोले, टेस्ट कम कराए और ये बोल दे कि नहीं दिल्ली में तो कोरोना है ही नहीं। हम सच बोलना चाहते हैं, सच्ची पार्टी है, सच्ची बातें करना चाहते हैं। जो अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता थे जो कह रहे थे कि डिप्लोमेसी का विषय है, जब अपने घर में आग लग जाए तो बाहर वालों की चिंता कम करनी चाहिए। इस वक्त हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा उन वैक्सीन की जरूरत है। हमारा लगातार कहना है कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है 18 से 45 साल तक की जो अभी सेंटर ने छोड़ी हुई है, क्योंकि सिर्फ 45 साल से ऊपर के लिए उन्होंने वैक्सीन के लिए कहा है, हमारी रिक्वेस्ट है कि उनको अलाउ किया जाए। बाहर के इंजेक्शन, बाद की डिप्लोमेसी हम बाद में देख लेंगे, पहले हमें अपना घर बचाना है, अपने बच्चे बचाने, क्योंकि जिस घर में एक आदमी भी चला जाता है वो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं माननीय गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से। आम आदमी पार्टी ने लगातार ये रिक्वेस्ट करी है, मुख्यमंत्री जी लगातार टीवी पे जाकर, ट्विटर के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये वक्त है जब सभी पार्टियां, सारे मीडिया, राजेश भाई, जनता मिलके राजेश भाई, बीजेपी हमेशा कह रही है और केंद्र की सरकार ये कहती है कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होता है, और जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात करें, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हेल्थ सिस्टम दिल्ली का तनाव में है। ये क्या कहता है, क्या यही मजबूरी थी कि लॉकडाउन लगाना पड़ा? देखिए, ये तीन बातें जो आपने करी, पहली बात के जो दिल्ली का जो हेल्थ सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल में, आपका कहना है आंशिक रूप से ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें भारत सरकार के हाथ में है, दिल्ली पूरा राज्य नहीं है। और दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी सेंटर के हैं, जैसे एम्स है, आरएमएल है, सफदरजंग है, या दिल्ली के जो एमसीडी के हॉस्पिटल है। दूसरी बात यह है जो आपने कहा कि लॉकडाउन लगाना पड़ा और हमारे ऊपर तनाव है, हमारे हॉस्पिटल्स पे जो तनाव है, उसकी बड़ी वजह यह है कि 5-6 हजार केस आने पे बड़े बड़े जो विकसित देश थे वो भी परेशान हो गए कि दिल्ली तो एक बहुत छोटा सा राज्य है और दिल्ली के जो आसपास के प्रदेश हैं वहां पे क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है, तो वो भी दिल्ली के अंदर आते हैं, उनका अधिकार है, वो आएंगे, हम उनको रोक नहीं रहे। लेकिन दिल्ली के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और लगातार केसेस 25,000 से ऊपर है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। तो इसलिए लॉकडाउन इसलिए ही लगाना पड़ा कि ये जो रास्ता है, ये जो कड़ी है, इसको तोड़ा जाए। और आज माननीय हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश के भी 5 अभी राज्यों के लिए कहा है कि वहां पर लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तो हम नहीं चाहते लॉकडाउन लगाना, हम चाहते काम हो, नौकरियां लोगों की बची रहे, लोग काम धंधा कर पाए, लेकिन एक मजबूरी है, जान है तो जहान है, जिंदगी बची। जी राजेश जी, मजबूरी है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आम इंसान को भी ये समझना होगा कि अपनी सावधानी खुद के हाथ है। जी हाँ, क्योंकि सिस्टम दम तोड़ रहा है। राजेश भाई, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ संजय द्विवेदी जी हैं। संजय द्विवेदी जी, पिछले साल भी महाराष्ट्र का जो आंकड़ा था कोरोना को लेकर वो सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा था। सरकार ने ये 1 साल में तैयारी क्यों नहीं की, जबकि इस बात की जानकारी थी, तमाम विशेषज्ञों ने ये कहा था कि ये लहर फिर लौट कर आएगी। तो आखिर सरकार कर क्या रही थी? आपस में एक दूसरे की खींचातानी और इसके साथ साथ वाजे, परमवीर, टीआरपी, यही सारी बातों में सरकार उलझी रही। नहीं मनीष जी, मैं बता दूं, पहले भी जो लहर आई थी उसमें आज मैंने देखा WHO ने महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा की, इतना बड़ा काम किया उन्होंने। एक धारावी, जो हमारा धारावी मॉडल बना, जिसमें कितने लाखों लोग रहते हैं, वहां से कोरोना मुक्त करा दिया गया। आज भी सबसे ज्यादा टेस्टिंग महाराष्ट्र में चल रही है। हम टेस्टिंग छिपा नहीं रहे हैं, ना हमें छिपाने की कोई जरूरत है। आज पूरे देश में जो सेकेंड लहर जो आई है वो बहुत ही विकराल रूप धारण किए हुए है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में देखिए, आज हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि साहब 5 जिलों में आप लॉकडाउन लगाइए, या पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन के बारे में आप विचार करिए। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो पहले ही ब्रेक द चेन की बात कह दी थी, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध भी किया। नहीं, ब्रेकडाउन नहीं, हम दुनिया जानती है, दुनिया हर मुख्यमंत्री जानता है कि ब्रेक द चेन लगाने से निश्चित हमारी जनता को परेशानी होगी। लेकिन आखिरकार इस चैन को तोड़ा कैसे जाए? इस चैन को तोड़ने के लिए हमें कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो हमारे माननीय महाराष्ट्र सरकार ने लिए। आज आप देखिए उसका लाभ धीरे धीरे मिल रहा है। और जो आज
माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने कुंभ तो रुकवा दिया, लेकिन जो चुनाव कर रहे हैं, चुनाव के बाद जो बंगाल में या जो और राज्यों में जो कोरोना का जो महामारी फैलेगी वो कौन रोकेगा जी? इस तरह के वो कौन रोकेगा? मैं विश्वास जी को लाऊंगा, लेकिन अनुज अत्रे भी मैं नहीं चाहता हूँ कि अनुज अत्रे भी हैं जो आप ही की बात करेंगे, आप ही के समर्थन में। गांधी जी ने अपनी संजय द्विवेदी जी, अनुज अत्रे भी हैं विश्वास जी के पास मैं चलूंगा। सवालों का अंबार है। अनुज अत्रे, राहुल गांधी ने ये कहकर तो स्कोर करने की कोशिश की है कि भाई हम पश्चिम बंगाल में कोई भी रैली नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक आपके राज्यों की बात की जाए, हर बात को लेकर केंद्र सरकार पर उंगली उठा देना, केंद्र ये नहीं दे रहा, केंद्र वैक्सीन नहीं दे रहा, रेमडेसिविर नहीं मिल रहे, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। आपके भी शासित राज्यों ने क्या तैयारी की? आपके अपने राज्य छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर कूड़ा ढोने वाली मशीन से, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से आप लोग लाशों को ढो रहे हैं। देखिए मनीष जी, एक आधा कोई इस तरह से किसी प्रदेश में आया है, नहीं आना चाहिए, वो भी मैं कहता हूँ दुखद है। तो हमें उसको लेकर के पूरे प्रदेश की छवि को बदनाम नहीं कर देना चाहिए। छत्तीसगढ़ आज की डेट में पूरे देश में एक मॉडल बना हुआ है कोरोना से लड़ाई को लेकर के। अगर कहीं किसी ने गलती कर दी, किसी एक व्यक्ति ने, सफाई कर्मचारी ने, या किसी भी कारण से, किसी हो सकता है जो वो खुद ही जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो, नहीं उनके पास कुछ रहा हो तो ले गए हो, एक पिछड़ा प्रदेश है, लेकिन मुझे लगता है पूरे प्रदेश को ऐसे बदनाम नहीं करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र की सरकार है, आज उनसे हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि देश में इतनी बड़ी आपदा चल रही है, साल भर हो गया आपदा से जूझते हुए, और इसकी जब पूरे देश में दूसरी लहर आई है और इतनी भयानक लहर आई है कि बीते 18 दिन में जो है 9 गुना मामले बढ़ गए हैं, लेकिन सरकार अभी भी जो है बैठ करके इस पे निर्णय ना लेकर के आज भी बंगाल की सत्ता तृणमूल कांग्रेस से कैसे भारतीय जनता पार्टी छीन ले, तो चीन की नूरा कुश्ती में लगी हुई है। आपदा में उत्सव मनाने की बात हो रही है। अभी तक तो प्रधानमंत्री जी आपदा में अवसर की बात करते थे, तो चलिए ठीक है, जनता ने उनकी बात पे विश्वास किया, अवसर देखने का प्रयास किया, लेकिन आपदा में उत्सव कौन मनाता है? भारतीय जनता पार्टी उत्सव मना रही है। तो उत्सव तो देखिए, आपदा में इतनी बड़ी महामारी में उत्सव तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वही केवल मना सकते हैं, जब लाशों का अंबार लगा हो, अस्पतालों में जो है मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, और शमशान घाट में जो है, कब्रिस्तान में लोगों को जो है जगह नहीं मिल रही लाशों के लिए, और देश की सत्ताधारी दल कहती है कि आपदा में उत्सव मनाइए। अनुज जी, सियासी मेहमान की पारी हो गई। हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार साहब, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि हृदय रोग तज्ञ हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, 17 वैज्ञानिकों का रिसर्च दुनिया में यह कहता है कि अब वायरस गर्मी के दौरान ये जो वायरस है सांसों से स्प्रे की तरफ फैल रहा है। लोगों के मन में ये अलग अलग धारणाएं पैदा हो रही हैं कि अब ये वायरस जो है अलग अलग तरीके से लोगों को अटैक कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप समझाएं, बताएं, ताकि सेहत को लेकर लोग और सजग हों। डॉक्टर मनोज कुमार। मनीष जी, मैं ये कहूँगा कि अभी जो एक पब्लिश है लैंसेट, जिसमें ये दिखाया गया है, 10 एविडेंस उन्होंने दिए चाहिए कि ये जो SARS-CoV-2 का इन्फेक्शन ये सिर्फ नहीं है, ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन। तो पहले से ऐसा लग रहा था, और उन्होंने एविडेंस दिए जैसे क्वारंटाइन लोकेशन दूसरे मिलने के बगैर भी अगल बगल वाले कमरे में इन्फेक्शन फैल। तो अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन। दूसरी चीज जो हम गलती कर गए, हमने बड़ी प्री मैच सेलिब्रेशन बना लिया कि कोरोना खत्म हो गया। हालांकि कोरोना खत्म नहीं हुआ था, हमें हिस्टोरिकली भी देखना चाहिए था कि स्पेनिश फ्लू के ऐसा हुआ था कि सेकेंड वेव ज्यादा ही खतरनाक हुआ था, और जिस तरीके से इस बार जो परसिस्टेंट और जो सर्ज आया है, 5 दिन आप देख रहे हैं कि 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, 2,70,000 केस, ये का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अभी हम ये भी मानने को तैयार नहीं है कि इसमें कंट्रीब्यूशन जो है न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन का है, जबकि होंगे मुंबई की स्टडी में वहां देखिए कि 1% जो पॉजिटिव सैंपल्स थे उसमें म्यूटेंट स्ट्रेन पाए गए। ये डिफरेंट कोरोना है, ये फर्स्ट पर्सन डिफरेंट है, ये SARS-CoV-2 का जो सेकंड पर्सन है ये कंप्लीटली डिफरेंट है। एज ग्रुप पे इफेक्टेड है वो अलग है, यंगर पॉपुलेशन इफेक्टेड हो रहा है, सिम्टम्स हो गए हैं, कंजंक्टिवाइटिस, हेयर लॉस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिट्स, प्राइमरली तो लंग्स इन्वॉल्व सिम्टम्स। तो हमारी तैयारी कहीं नहीं कमी थी, कोई या राजनीति
करने का कोई विषय नहीं है। हमारी कमी थी और ऑक्सीजन की तो एक लिमिटेशन है। हमारे यहाँ 24 में करीब 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिलता है। 54% जी डॉक्टर मनोज कुमार आप कह रहे हैं कि तैयारियों में कमी थी। विश्वास पाठक जी, देश में ऑक्सीजन इमरजेंसी है। द्विवेदी जी, आ रहा हूं। आने वाली ये पूरी दुनिया को मालूम थी। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। जैसा रेस कोर्स समाज यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल्स थे जो कोरोना के बड़े थे, उन्होंने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? अगर वो तैयारी अगर होती थी, ऑक्सीजन के हम और ज्यादा एडिशनल कुछ इंतजाम करते थे तो ये प्रॉब्लम नहीं आता था। मेरे ख्याल से यहाँ पे लीडरशिप का अभाव है। अब रहा सवाल पहले के जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने कहा, देखिए जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया वो हिसाब से इलेक्शन हो रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन अगर कहता है कि रैलीज बंद कर दो, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी, लेकिन इलेक्शन तो होने ही है। फेडरल सिस्टम में राज 5 साल में हमको सरकार चुन के लाना ही है। विश्वास भाई, चुनाव आयोग के कंधे पर आप लोग जो बातें कर रहे हैं, एक ही बात मुझे लगती है, चुनाव आयोग ने यह कहा जब सर्वदलीय बैठक हुई 7 बजे के बाद रैली नहीं होंगी, शायद कोरोना 7 बजे के बाद ही आता है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी हां, देश का सवाल लगातार जारी है। ब्रेक के बाद देश का सवाल में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में बड़ा फैसला। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगा टीका। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कोरोना को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगा टीका। इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के जाने माने डॉक्टरों के साथ हुई बैठक और मंथन के बाद यह बड़ा फैसला, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगा टीका। 1 मई से 18 साल से ज्यादा के उम्र को लोगों को लगेगा टीका। इस वक्त की बड़ी खबर। इस पर ताजा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल, देश की ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि पिछले काफी समय से सरकार पर इस बात का दबाव था कि जब एक बड़ा तबका 18 से 40 साल के बीच का है जो कोविड-19 के स्प्रेडर के तौर पे जाना जाता है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने केवल 45 प्लस को दिया था। पहले जो वो जिनको कोमोर्बिडिटी थी, उसके बाद 45 प्लस को टीकाकरण की सुविधा दी थी और इसको लेकर कई राज्यों में और कई राजनीतिक दलों में खासी नाराजगी थी। लोगों का कहना था कि सरकार को ये वैक्सीनेशन 18 साल के ऊपर लोगों को लिए खेल खोल देना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बैक टू बैक मीटिंगें की। पहली मीटिंग सारे स्टेक होल्डर्स के साथ की, दूसरी मीटिंग देश के बड़े डॉक्टरों के साथ की और तीसरी देश के बड़े फार्मा इंडस्ट्रीज के जायंट्स के साथ की। और सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि अब 18 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं वो 1 मई से इंजेक्शन ले सकते हैं, वो अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। ये निसंदेह एक बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कोविड-19 के सेकेंड सर्ज की लड़ाई के लिए। जी ब्रिजेश, लेकिन वैसे ही पहले से वैक्सीन को लेकर मारामारी चल रही है। वैक्सीन की कमी को लेकर अलग अलग राज्य लगातार रोना रोते हैं। ऐसी सूरत में 18 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों के लिए टीका आएगा कहां से? देखिए, सरकार लगातार फार्मा इंडस्ट्री से बात कर रही है और सरकार का ऐसा मानना है कि अगले कुछ समय में भारत जो है वो टीका को लेकर आत्मस्वावलंबी हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने एक अपने निर्णय में ये भी कहा है कि जो अलॉटमेंट है वो राज्य सरकारों के हाथों भी रहेगी, तो जिससे कि जिन लोगों का सेकंड राउंड ऑफ वैक्सीनेशन होना है उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अब यदि आप 18 साल से ज्यादा के हैं या 18 साल या 18 साल से ज्यादा के हैं तो अब आप टीका लगा सकते हैं। लोगों के अंदर जो हेजिटेंसी थी उसके अगेंस्ट भी देखा जाएगा और जिस तरह से मास टीकाकरण होगा उससे भारत ये कोविड-19 के सेकंड सर्ज से निपट पाने के लिए तैयार हो जाएगा। जी ब्रिजेश, आज की सबसे बड़ी खबर को लेकर आपकी इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ,
जी हाँ, इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर आई। प्रधानमंत्री ने जब इस बात का ऐलान किया कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगने वाला है टीका। 1 मई से जारी होगा ये अभियान। आइए लौटते हैं अपनी बहस और चर्चा की ओर। हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना है। हमारे साथ मेहमानों के रूप में विश्वास पाठक जी, हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, अनुज अत्रे जी, हमारे साथ संजय द्विवेदी जी और डॉक्टर मनोज कुमार। विश्वास पाठक जी, सबसे पहला सवाल आपसे। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया, टीके कहां से आएंगे? देखिए, टीके का जो सवाल है, भारत बायोटेक और सीरम का जो प्रोडक्शन है वो करीब करीब डबल होना शुरू हो गया है। उसके बाद में स्पुतनिक रशिया की जो वैक्सीन है उसको भी भारत ने अलाउ कर दिया है। उसके बाद एक बहुत बड़ा अहम फैसला लास्ट वीक जो सरकार ने किया है, जो अमेरिका, इंग्लैंड और जापान ऐसे 3-4 देशों में उन्होंने जिस वैक्सीन को अलाउ किया है उनको हम स्टेट ऑफ इंडिया में अलाउ कर रहे हैं। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान में वैक्सीन आ जाएगा, वैक्सीनेट हो जाएगा। मैं इस बात पे प्रधानमंत्री का इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि जिसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करते हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। भारत का जो टीकाकरण है सबसे तेज चल रहा है। आज अमेरिका नंबर 1 जरूर है, लेकिन अमेरिका को टीका लगा के 130 दिन हो गए, भारत को 90 दिन हो गए। अगर अमेरिका के आप 90 दिन गिनते हो तो भारत ने ज्यादा टीका किया है। इसलिए जिस प्रकार से हम विश्वास जी, टीके को लेकर चर्चा हो रही है और जाहिर सी बात है पैनल में और भी मेहमान इस पर टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, काश इस बात को पहले भांप लिए होते और यही कदम पहले उठा लेते तो ये त्राहिमाम नहीं होता। मनीष जी, अगर ये कर भी लेते थे तो हमारी सिस्टम इक्विप नहीं थी, हमारे सिस्टम्स इक्विप में थे। अभी हमने प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोल दिए। अभी आपने जो अनाउंसमेंट किया मैं देख रहा था हूँ, शायद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 50% प्राइवेटली और 50% गवर्नमेंट कोटा, इस प्रकार का उन्होंने कुछ अलोकेशन किया है। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसमें से जो पैसा दे सकता है वो तुरंत पैसा देके प्राइवेट में अपना कोटा पूरा कर ले, गवर्नमेंट का भी कोटा बना रहे। मेरे ख्याल से जो 6 करोड़ भी हमने बाहर एक्सपोर्ट किया और 6 करोड़ हिंदुस्तान में रह भी जाती थी तो इतने चंद दिनों में हम उसको पूरा टीकाकरण नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस और रिसोर्स मोबिलाइजेशन मेरे ख्याल से मोदी जी से ज्यादा और किसी को नहीं समझ में आता जी विश्वास जी, लेकिन आपकी तारीफ करनी होगी फॉर अ फैंटास्टिक कवर अप, आपकी तारीफ करनी होगी विश्वास जी कि आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन जो विदेश को दी गई है उसको लेकर आपने जो कवर अप किया है, आपकी तारीफ के काबिल है। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी हैं। राजेश जी, सबसे बड़ा ऐलान और लगातार आपकी सरकार भी वैक्सीन को लेकर चीख पुकार मचा रही थी। ऐलान ये कि 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को 1 मई से टीका मिलने लगेगा। गुप्ता जी, देखिए, हम इसका स्वागत करते हैं और जैसा आपने कहा, हम लगातार इस बात को कर रहे थे कि जो 18 से 45 साल तक की इस देश की वर्क फोर्स है, जो सबसे ज्यादा युवा इस देश में रहते हैं, उनकी जान को खतरा था और उनकी जान को खतरा होगा तो परिवार को खतरा होगा और देश को खतरा होगा। तो हम इसका स्वागत करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता भाई हैं वो कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में हमने कॉन्टिन्यूसली ये कह दिया था कि 24 घंटे हम वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास में पर्याप्त ऐसे रिसोर्सेज थे कि हम इसे बड़े आराम से कर सकते थे और आज भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका पूरा स्वागत करते हैं। देर आया लेकिन दुरुस्त आया। इससे मुझे लगता है कि जो कोरोना के खिलाफ जो हम लोगों की लड़ाई है वो बहुत मजबूत होगी, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं कि या तो हम अपने आप को आइसोलेट करें और वैक्सीनेट करें। जी, आइसोलेशन कब तक लंबा चलाया जा सकता है? जी गुप्ता जी, हमें याद है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है ये जो लहर आई है ये 45 से कम उम्र के लोगों को ज्यादा अटैक कर रही है और ये बड़ा फैसला प्रधानमंत्री का कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगा टीका, सराहनीय है। जी हाँ, संजय द्विवेदी जी, आप ब्रेक के पहले भी उंगली उठा रहे थे विश्वास पाठक जी की बात और जो सरकार ने कदम उठाया है इसको लेकर, टीके को लेकर निश्चित मुझे विश्वास है कि आप टीका जरूर करेंगे, यानी कि टीका टिप्पणी। नहीं, टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, अगर जान है तो जहान है। आज आप जो संक्रमण जो तेजी से विकराल रूप धारण कर रहा है उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता ऑक्सीजन की है, इंजेक्शन की आवश्यकता है। तो जब ये इनकी आवश्यकता कब पूरी होगी? दूसरी चीज है ब्रेक द चेन करने की आवश्यकता है। जो आज जो ब्रेक द चेन क्यों नहीं हो रहा है? इस जैसे पहले लहर जब आई थी तो उन्होंने नमस्ते ट्रम्प किया था, मध्य प्रदेश सरकार गिराई थी, इसके बाद उन्होंने लॉकडाउन लगाया था।
उसी तरह से आज भी देखिए, किसी भी भारतीय शासित प्रदेश जितने भी हों, आज लॉकडाउन के लिए हाईकोर्ट को कहना पड़ा उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसी भी सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? जब तक 2 मई को चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक ब्रेक द चेन के ऊपर नहीं जाएगी। हमारी बात सुन लीजिए, देश के सवाल के कार्यक्रम में इस प्रकार की कोई भी अफवाह न फैलाएं। देखिए, बड़ा नाजुक दौर है और ऐसे में आप देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग राज्यों से पलायन शुरू हो गया है। आज केवल दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान हुआ और दिल्ली की सड़कों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से बसों के ऊपर बैठकर लोग पलायन कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अभी इस बात को लेकर किसी भी बात का जिक्र ना करे, ताकि लोगों के मन में ये वहम पैदा हो कि 2 तारीख के बाद लॉकडाउन लग सकता है। द्विवेदी जी, बात सुन तो लीजिए मेरी। मैंने कहा ब्रेक द चेन कैसे होगा कि संक्रमण किसी दूसरे को ना पहुंचे। आज सबसे बड़ी बात है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन की कमी है। अगर हमारे इस चैन को मैं रोक लूंगा तो शायद हमारी जानें बच जाएंगी। आज शमशान घाट नहीं बनेंगे। हमारा मर्म समझिए आप। हमारा ये कहना है कि इस चैन को, आपने वैक्सीन लगवाई या नहीं? आपने वैक्सीन लगवाई या नहीं? क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा था बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाने वाले। आपने लगवाई या नहीं? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हम विपक्ष हो, चाहे आज इस लड़ाई को लड़ने के लिए चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सभी को साथ मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें जो जरूरत है वो हमको देना पड़ेगा। द्विवेदी जी, आपको स्वस्थ काल की मंगल कामना हम करते हैं। अनुज अत्रे जी, अनुज जी, अच्छी खबर है, 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को टीका लगेगा, ऐलान हो गया है। आप वैक्सीन लगाए या नहीं लगाए, या लगाने वाले हैं? बिल्कुल मनीष जी, क्यों नहीं लगवाएंगे, निश्चित तौर पे वैक्सीन लगवाएंगे। और ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन नहीं है। मैं आपको माफी के साथ कहना चाहूंगा, विपक्ष का नाम मत लीजिए। किसी एक राजनीतिक दल ने जरूर बोला था कि भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से जब से वैक्सीन आई है इस देश में, तो तमाम अपने देश के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का आभार व्यक्त करती आई है और हम लोगों ने स्वागत किया है। और हम लोगों ने फक्र महसूस किया है कि आज देश में हम लोग इस हालात पर पहुंचे हैं कि किस तरह से इन 70 सालों में हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ है, कि आज हमारा देश उन अग्रणी देशों में शामिल हुआ है कि जिन्होंने वैक्सीन बनाई है। लेकिन अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से आपने बताया कवर अप कर रहे थे कि अमेरिका से अपने आप को कंपेयर कर रहे थे हमारे देश को, तो मैं बता दूं श्रीमान जी को कि यूएसए में 50% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और हमारा देश अभी केवल 6% पर पहुंचा है जो ये बात कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने देश में वैक्सीनेशन पे फिल्ट्रेशन लगा रखी थी। जी अनुज जी, 7 करोड़ अनुज जी, 1 मई से नया कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है, मुझे लगता है इसको लेकर नियोजन भी शायद ध्यान में रखा गया होगा। अनुज भाई, आऊंगा आपके पास क्योंकि मुझे ये बहस खत्म करनी है। डॉक्टर मनोज कुमार, एज ए डॉक्टर, हृदय रोग तज्ञ, इस समय जो ऐलान हुआ है इसको आप कैसा देखते हैं? 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को अब 1 तारीख से टीका लगेगा। डॉक्टर कुमार, ये बहुत ही अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। आप जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो मृत्यु के साथ उसका एज चेंज हो गया है, अगर पॉपुलेशन हो रहे हैं, तो ये सही समय पर उठाया हुआ स्टेप है। और मुझे लगता है वैक्सीन हेजिटेंसी थी जिसकी वजह से हमारे देश में वैक्सीनेशन का ड्राइव थोड़ा स्लो रहा। 16 जनवरी में स्टार्ट किया था वैक्सीन के लिए। अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में भी आ गया है, शूटिंग टीका लोग लेडीज के साथ उसी तरीके से जो बायोलॉजिकली जॉनसन की वैक्सीन बनेगी। तो वैक्सीन के हमारे पास चॉइसेस बढ़े हैं और मुझे लगता है ये बिल्कुल जब हमारा बिल्कुल का जो सिस्टम था, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो रहा था और वैक्सीन में हमने देखा हमारा व्यक्तिगत तौर पर जो वैक्सीनेटेड है उसमें कोविड-19 जो सिम्टम्स है बड़े माइल्ड हैं, लंग इन्वॉल्व कम है। तो अभी एक स्ट्रैटेजी ये भी होनी चाहिए कि जितनी जल्द से जल्दी हो मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन हो, खासकर क्योंकि इस बार यंग पॉपुलेशन 25 से 45 साल के बीच के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वैक्सीन विजिबिलिटी एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है डॉक्टर मनोज कुमार, आपने आज तमाम जानकारियां साझा की। हमारे साथ विश्वास पाठक जी, हमारे साथ अनुज अत्रे जी, राजेश गुप्ता जी, संजय द्विवेदी जी, आप लोग देश के सवाल के कार्यक्रम में आए, अपनी अपनी बातें रखी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, अब वैक्सीन भी मिलेगी। जी हाँ, 1 मई से 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को टीका मिलेगा। लेकिन वैक्सीन के साथ साथ मास्क भी आपका टीका है, जिसे लगाए रखें। और इसके साथ साथ दूरियां भी दवा है।
देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।